नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे एकांकी भोर का तारा का। भोर का तारा डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा विरचित भाव प्रधान एकांकी है, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी है। प्रस्तुत एकांकी हमारे सामने कर्तव्य और प्रेम के मध्य सुंदर अंतर्द्वंद को लेकर के आता है और उस अंतर्द्वंद में कवि शेखर हमारे भारतीय संस्कृति का अनुगमन करते हुए प्रेम और कर्तव्य में से कर्तव्य को चुनता है तथा व्यक्तिगत प्रेम के ऊपर राष्ट्रीय प्रेम को लाते हुए दिखाई देता है। जगदीश चंद्र माथुर इस एकांकी के माध्यम से युवाओं को संदेश देते हैं कि हमारा कर्तव्य सर्वप्रथम हमारी मातृभूमि के प्रति है। हमें जब भी अवसर मिले अपने मातृभूमि के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। प्रस्तुत एकांकी गुप्त काल पर आधारित है। प्रस्तुत एकांकी में प्रमुख 3 पात्र सामने आते हैं, जिसमें पहला एवं प्रधान पात्र है उज्जैनी का कवि शेखर। दूसरा पात्र है शेखर का मित्र माधव, जो कि गुप्त साम्राज्य का एक सैनिक है। और तीसरा पात्र है छाया, जो कि शेखर की प्रेयसी है तथा गुप्त साम्राज्य के मंत्री देवदत्त की बहन है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त साम्राज्य के तत्कालीन शासक हैं, तथा मंत्री देवदत्त आदि गौड़ पात्र भी सामने आते रहते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी उज्जैनी के एक साधारण घर से प्रारंभ होती है, जो कि घर है शेखर का। प्रस्तुत एकांकी 2 दृश्यों में विभाजित है। प्रस्तुत एकांकी में उज्जैनी का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत एकांकी में 5वीं सदी अर्थात 455 का समय लिया गया है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का एक भावना प्रधान राष्ट्रीय एकांकी है, जिसका निर्माण ऐतिहासिक वातावरण के फलक पर किया गया है। कवि की कविता में राष्ट्रीय जीवन की आत्मा झलकती है, उसमें राष्ट्रीयता का स्वर गूंजता है। शांति के समय प्रेम और श्रृंगार के गीत गाने वाला कवि राष्ट्रीय संकट के क्षणों में भैरव गान गाने लगता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसका काव्य राष्ट्रीय जीवन का काव्य नहीं हो सकता। यही सत्य इस एकांकी में अत्यंत नाटकीय सुकुमारता और ऐतिहासिक भावभूमि की चारुता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कथा वस्तु का चयन गुप्तकालीन ऐतिहासिक वातावरण से किया गया है। शेखर उज्जैनी का एक प्रतिभाशाली कवि है। गुप्त साम्राज्य का एक वरिष्ठ कर्मचारी माधव उसका मित्र है तथा छाया स्कंदगुप्त, जो कि तत्कालीन सम्राट हैं उज्जैनी के, उनके मंत्री देवदत्त की बहन और शेखर की प्रेयसी है। अब भोर का तारा एकांकी का पहला दृश्य प्रारंभ होता है, जहां शेखर का गृह दिखाया जाता है, जो कि अस्त व्यस्त है। जैसा कि एक साधारण कवि का घर होता है, उसे प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। वह अपनी प्रेयसी छाया को अपनी प्रेरणा मानता है तथा उसी को आधार मान करके उसके श्रृंगार से प्रभावित होकर के प्रेम और प्रणय के गीतों की रचना करता है। वह एक भावपूर्ण हृदय वाला कवि है तथा गुप्त साम्राज्य का एक वरिष्ठ कर्मचारी माधव उसका मित्र है। माधव शेखर के घर एक सूचना लेकर के आता है और उस सूचना को देते समय जब वो शेखर के घर आता है तो शेखर एक गीत की रचना में संलग्न होता है।
उंगलियां आतुर पसार, नीले पटका छोर। तो ये गीत है, पहला गीत है जो कि शेखर द्वारा रचा गया है। माधव और शेखर में हास परिहास होता है और अंत में माधव तरह तरह की चर्चा कर कर के शेखर की कविता के विषय में, शेखर की प्रेयसी छाया के विषय में, अंत में वो शेखर को शुभ सूचना देता है कि शेखर को सम्राट स्कंदगुप्त की सभा में आमंत्रित किया गया है, जहां सम्राट स्वयं उसकी कविता सुनना चाहते हैं। और ऐसा हुआ है शेखर की प्रेयसी छाया के सहयोग द्वारा, क्योंकि छाया ने शेखर का एक गीत गा करके सुनाया था सम्राट की सभा में, जिससे सम्राट ने अत्यधिक प्रशंसा की उस गीत की। अतः उन्होंने शेखर को आमंत्रित किया है और शेखर को उनकी सभा में अपनी कविता का पाठ करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह सूचना सुनकर के शेखर फूला नहीं समाता है और उधर शेखर को दूसरी सूचना ये मिलती है कि तक्षशिला पर विद्रोह को दबाने के लिए देवदत्त को सम्राट ने भेज दिया है नगर से बाहर। तो देवदत्त नगर छोड़कर जा रहे हैं, माधव को भी उनके साथ जाना है और देवदत्त जाते समय अपनी बहन छाया का विवाह शेखर के साथ करके जाना चाहते हैं, ताकि वे छाया का उत्तरदायित्व एक योग्य व्यक्ति के हाथों में सौंपकर निश्चिंत होकर के जा सके। शेखर की तो मानो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, उसे एक साथ दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। उसकी कविता को प्रसिद्धि मिलती है और उसके जीवन में छाया का प्रेम आ जाता है। तो इस तरह से पहला दृश्य समाप्त होता है। अब दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है शेखर के नए घर से, जहाँ पर उस भवन में आर्य देवदत्त का जो कि भवन है, जहाँ पर शेखर के साथ छाया भी रह रही है, अर्थात दोनों का विवाह हो चुका है और घर पूरी तरह से व्यवस्थित है और शेखर के पढ़ने लिखने का सामान करीने से रखा गया है और एक अंगीठी है और मतलब एक जैसा कवि का, राजकवि का घर होना चाहिए वैसा घर है, सुसज्जित है। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है, पूरे घर को एक व्यवस्थित करने में गृहस्वामिनी की तरह अपना उत्तरदायित्व निभा रही है और वो धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाते हुए अपने कार्य में संलग्न है। प्यार की है क्या है यह पहचान, चांदनी का पाकर नौ स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान। ये दूसरा गीत है जो कि एकांकी के दूसरे दृश्य में है और छाया के द्वारा गाया जा रहा है। तभी कमरे में शेखर प्रवेश करता है। कमर पर दुशाला है, बगल में ग्रंथ, एक राजकवि की जैसी छवि होती है, जैसी साज सज्जा वेशभूषा होती है, उसी तरह का है। छाया और शेखर का जीवन खुशियों के साथ बीत रहा है। शेखर छाया को एक सूचना देता है कि उसने अपना एक महाकाव्य धीरे धीरे जो है वो लिखना प्रारंभ किया था, जो समाप्ति की ओर है और कल वह महाराज की सभा में उस महाकाव्य को पढ़कर सुनाने वाला है। छाया प्रसन्न हो जाती है। छाया और शेखर में स्त्री और पुरुष की भूमिका को लेकर के वार्तालाप होता है, जहाँ छाया शेखर से कहती कि कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है, इसी तरह स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। पुरुष जब जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब स्त्री पर अपना सारा प्यार और अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में कुछ हो ही ना। परंतु जब उसकी चांदनी बीत जाती है तब कविता भी नीरव हो जाती है और जब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती हैं तब वह ऐसे भागता है कि मानो पिंजड़े से छूटा हुआ पंछी। इस तरह से छाया शेखर से यह कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम भी अपने कर्तव्य के लिए मेरे प्रेम को ठुकरा कर मुझे छोड़कर चले जाओ। तो शेखर कहता है कि मेरे लिए जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी हैं, मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है, मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे
उसमें सौंदर्य दिखता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है, और जिस रोज़ मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा उस सौंदर्य से भी दूर हो जाऊँगा, अपनी कविता से भी दूर हो जाऊँगा। इस तरह से दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि देवदत्त तक्षशिला के क्षत्रप वीरभद्र के विद्रोह को दबाने के लिए माधव के साथ चला जाता है। छाया और शेखर का विवाह हो जाता है। शेखर अपनी प्रेयसी और पत्नी छाया की प्रेरणा से भोर का तारा नामक मधुर गीत की काव्य रचना करता है। छाया इसे अपने प्रेम का प्रतीक मानती है, परंतु इसी समय एक नाटकीय मोड़ आता है एकांकी में कि जब शेखर और छाया बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से किसी के आने की आहट आती है, और वह आहट होती है शेखर के पुराने मित्र माधव के आगमन की। माधव शेखर और छाया के घर में आता है, और आते ही माधव जो है वो अस्त व्यस्त बिल्कुल दिखाई देता है, चिंतित होता है। ऐसा लगता है कि किसी संकट से जूझ करके आ रहा है। माधव बताता है कि आज सारा पंचनद हूणों के भय से काँप रहा है, सारे गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। धीरे धीरे सारा आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। क्यों? क्योंकि वीरभद्र जो है वो हूणों से मिल गया है, और आर्य देवदत्त जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको वीरगति प्राप्त हुई है। और धीरे धीरे हूणों का सरदार तोड़माड़ उज्जैनी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब वह कहता है, शेखर, छाया, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, सम्राट स्कंदगुप्त की देश की संकट में मदद करो। बाहर भारी कोलाहल है। शेखर और छाया जड़वत खड़े हो जाते हैं। माधव, छाया, मैंने कहा था ना कि मेरे प्राण क्या चीज़ हैं, इसमें तो सहस्त्रों मिट गए और सहस्त्रों को मिटना है। माधव कहता है कि तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र हूणों से मिल गया, और उनके 20 सैनिक हूणों में फंसे हुए थे। तभी जो है देवदत्त ने वीरगति प्राप्त करते हुए उनसे जो है वो वीरतापूर्वक लड़ाई की, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचा करके ये सूचना देने के लिए आया हूँ, पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए आया हूँ। माधव की बात सुनकर के शेखर दृढ़ता और विजय के साथ खड़ा रह जाता है। शेखर अपना हाथ बढ़ा करके अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठाता है। माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से, बिछुड़न से, प्रेम से देखता है, और उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर जलती हुई अग्नि को देखकर उस पुस्तक को फाड़कर धीरे धीरे उसके पृष्ठ उसमें जलाने लगता है। इस आवाज़ को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है। छाया शेखर से कहती है, शेखर। फिर उसके बाद शेखर बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। अतः हम देखते हैं कि माधव छाया और शेखर से प्रार्थना करता है कि वे राष्ट्र के पौरुष को जगाएं। शेखर को अपनी कविता से राष्ट्रीय कविता कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, और वह अपने श्रृंगार काव्य को आग में जलाकर अपनी कविता के भैरव घोष से राष्ट्र की आत्मा को जगाने के लिए चल देता है। वह अपने व्यक्तिगत प्रेम, व्यक्तिगत प्रसिद्धि सबको निछावर कर देता है राष्ट्र हित के समक्ष। इस एकांकी की कथा वस्तु बड़ी मनोहर है। पूरा एकांकी 2 दृश्यों में समाप्त हुआ है। दोनों दृश्यों के समय में थोड़ा अंतर है, अतः देश और काल का चुस्त संकलन नहीं है, किंतु अभिनय की दृष्टि से एकांकी पर्याप्त सफल है। इसके संवाद काव्यात्मक और कथावस्तु प्रेरणादायक है। शेखर, छाया और माधव केवल 3 चरित्रों के माध्यम से एकांकी की रचना हुई है। शेखर का चरित्र तो एकांकी का प्राण है। इसे राष्ट्रीय चेतना प्रधान कवि के रूप में चित्रित किया गया है। जनहित और राष्ट्रीय उपयोगिता को श्रेष्ठ कविता की कसौटी के रूप में स्वीकार किया गया है। कल्पना प्रथम व्यक्तिगत प्रेम के गीत काव्य को
अग्नि को समर्पित करके शेखर ने इस एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। इसी तरह हम देखते हैं कि छाया माधव से कहती है कि माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव उसके शब्द सुनकर जाते जाते रुक जाता है और कहता है कि छाया मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर जो अब तक भोर का तारा था अब वह प्रभात का सूर्य होगा। अर्थात शेखर जो अब तक श्रृंगार प्रेम भावना के गीत गाता था, सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था, आज वह राष्ट्र के नव निर्माण के काम आएगा। आज उसकी कविता करोड़ों युवाओं के रक्त शिराओं को उद्वेलित करने का काम करेंगी, उनमें उत्साह का संचार करने का कार्य करेंगी। अतः आज उसकी कविता का उद्देश्य पूर्णतः सफल माना जा सकता है। इस तरह से हम प्रस्तुत एकांकी के उद्देश्य को यदि देखें तो कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, क्योंकि साहित्यिक आत्माभिव्यक्ति मात्र नहीं है बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह का साधन भी है। चूँकि एकांकी भी व्यापक युग जीवन से निविच्छिन्न तथा निरपेक्ष नहीं होता, वह एक ऐसा खंड होता है जो अपनी संक्षिप्तता में ही समग्रता को व्यंजित करता है। इसीलिए एकांकी में भी उद्देश्य का तत्व निहित रहता है। श्री माथुर के सभी एकांकी पाठकों का मनोरंजन करने में सक्षम है। नाटकीय स्थितियों एवं संवादों के सहारे इन्होंने मनोरंजन की सृष्टि की है। ऐतिहासिक एकांकियों में उनका संस्कृति प्रेम स्पष्ट झलकता है। उनकी सांस्कृतिक अनुभूतियाँ अतिशय भावपूर्ण है, जिसका उदाहरण हम प्रस्तुत एकांकी में देख सकते हैं। उनका चित्रण कवित्वपूर्ण ढंग से किया गया है। सामाजिक एकांकियों में सामाजिक विकृतियों का अतिरंजित चित्रण प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी हृदयानुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान की है। वर्तमान व्यवस्थाओं के बोझ से थकित हृदय की कोमल भावनाएं दब सी गई हैं। ये भावनाएं हृदय के भीतर ही घुमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं, इनको अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता। प्यार, मिठास, खूबसूरती, इन सब से आज का मानव हाथ धो बैठा है। ये सुख अब उसके लिए स्वप्न बन गए हैं। मानव मन की इन्हीं दीन अनुभूतियों का जीवन का चित्रांकन श्री माथुर ने अपने एकांकियों में सफलतापूर्वक किया है। प्रस्तुत एकांकी के उद्देश्य को भी यदि हम देखें तो एकांकीकार का उद्देश्य कि राष्ट्रीय भावना का संचार करना, युवाओं को व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम के अंतर्द्वंद में किसे चयन करना है ये बताना रहा है, और अपने उद्देश्य में माथुर जी पूर्णतः सफल दिखाई देते हैं। धन्यवाद।